सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 24, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन, यानी कि बच्चों पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, चलिए बच्चों। तो बच्चों, इसमें देखिए, सबसे पहले है देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपको अनुच्छेद के बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है और ये किस प्रकार लिखना होता है। ठीक है, चलिए देखिए। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना। समझ आ गया? क्या करते हैं बच्चों, हमें कोई भी विषय एक दिया जाएगा और उस पर हमें कम से कम क्या करना है, 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, देखिए आप, तो अनुच्छेद में दिए गए विषय के बारे में सारी बातें नहीं लिखी जाती। ठीक है, अपितु उस विषय का कोई एक पक्ष लिखा जाता है। समझ आ गया बच्चों कि आपको ये सारी बातें नहीं लिखनी होती है। किसी भी विषय के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष ही लिखना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए, तो देखिए बच्चों, पहला यहाँ पे अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्यों में तत्वपूर्ण बातें लिखनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, लंबी चौड़ी भूमिका ना देकर विषय शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, फिर है यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो केवल उन्हीं का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, फिर है अनुच्छेद के वाक्यों में परस्पर समुचित तालमेल होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों इसका आखिरी है जितना निर्देश दिया गया हो अनुच्छेद लगभग उतने ही शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने अनुसार जो है बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हमने ये तो हमारी जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने वो देख लिए, लेकिन आइए अब हमें कुछ विषय दिए गए हैं, उनके ऊपर कुछ अनुच्छेद भी लिखे हैं। तो चलिए अब हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार लिखे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो बच्चों, पहला विषय है छात्र जीवन। ठीक है, देखिए बच्चों, आइए इसे पढ़ते हैं। छात्र जीवन भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी समय व्यक्ति के चरित्र की नींव पड़ जाती है। बच्चों में सीखने की बहुत प्रवृत्ति होती है। युवा होने तक वह अपनी अच्छी या बुरी आदतें अपनाने लगता है। ठीक है, फिर देखिए, उसे छात्र जीवन में सावधान रहकर अच्छी आदतें ही अपनानी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को कुएं के मेंढक के समान हमेशा घर में नहीं रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो देखिए, अर्थात उसे केवल किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए। छात्र जीवन का उद्देश्य जीवन के सभी रूपों को अपने खुले नजरिए से देखना है। समझ आया? तो देखिए, छात्र उस यात्री के समान है जिसे अपने रास्ते खुद तय करने हैं। ठीक है, रास्ता उसके बदले में दूरी तय नहीं कर सकता। ठीक है, पुस्तकें और शिक्षक केवल उसे उसका मार्ग बता सकते हैं। ठीक है, उसे बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक स्वयं पहुंचना होता है। तो बच्चों समझ आए? देखिए, हमने कितने कम शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारा पहला अनुच्छेद कर लिया है ना। चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा अनुच्छेद, ये है समाज सेवा। ठीक है, देखिए, मनुष्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, फिर देखिए, जन्म से मृत्यु तक इसका हर दिन समाज के सानिध्य में बीता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, वह समाज के रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा, फिर खान पान सबको अपना लेता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि समाज के बिना किसी बालक का व्यक्ति के रूप में विकसित होना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, फिर वह या तो मर जाएगा या पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होगा। अतः समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य या ऋण बनता है, जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है ना। फिर देखिए, समाज की सेवा। समाज सेवा शब्द सुनने में मधुर लग सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की सेवा करना आसान हो सकता है, लेकिन देखिए, समाज की सेवा कांटों की सेज पर सोने के समान कठिन होता है ना बच्चों। फिर देखिए, ऐसी परिस्थितियों में इन सबसे टक्कर लेकर समाज को सही रास्ते पर खींच लाना किसी वीर का ही कार्य हो सकता है। ऐसे महान समाज सेवी वीरों ने हमारे देश में जन्म लिया है ना बच्चों। हम जानते हैं हमारे इन महावीरों को, है ना। देखिए, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बुद्ध, महावीर, मदर टेरेसा और भी ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने समाज सेवा के लिए, ठीक है, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए,
हम सभी का भी यही धर्म है और फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को समाज सेवा में समर्पित कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझ आ गया बच्चों यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से स्पष्ट शब्दों में जो है हमने अनुच्छेद कर लिया हमारा दूसरा। अब देखिए बच्चों, तीसरा विषय है प्रदूषण की समस्या। तो चलिए बच्चों इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रदूषण संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। यह समस्या धीरे धीरे और बड़ी एवं भयानक होती जा रही है, जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रदूषण के मुख्य 3 रूप हैं। ठीक है, देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए, वायु प्रदूषण हवा में खतरनाक और विषैली गैसों के मिलने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये गैसें मोटर वाहनों, कारखानों तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण भारी मात्रा में निकलती हैं। फिर वायु प्रदूषण का दूसरा कारण वनों का कटाव है ना बच्चों, तो ये तो हम जानते हैं, है ना। फिर देखिए, पेड़ लगाकर तथा प्रदूषण रहित ईंधनों का प्रयोग कर हम वायु प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण की समस्या भी बहुत जटिल है। ठीक है ना बच्चों, देखिए, धरती पर पीने योग्य साफ जल का अभाव हो गया है। ठीक है, नदियों, तालाबों और कारखानों से निकला गंदा पानी छोड़ने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों आगे, कीटनाशक तथा खतरनाक रसायनों का बढ़ता प्रयोग भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। समझ आ रहा बच्चों। फिर देखिए, ध्वनि प्रदूषण हमारे चारों ओर शोरगुल बढ़ने से होता है। ठीक है, जिससे कई प्रकार के खतरनाक रोगों से ग्रसित होने का खतरा है। ठीक है, इन तीनों ही प्रकार के प्रदूषण से निपटने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो हमारा अनुच्छेद है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें आपको प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमें प्रदूषण से बचने के लिए कई अच्छे जो है सही तरीके के जो नियम है हमें अपनाने चाहिए, है ना, और हमें अपनाने ही होंगे, है ना बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं बच्चों हमारा चौथा अनुच्छेद, ये है महानगरों का जीवन। ठीक है, देखिए, महानगर आधुनिक शहरी सभ्यता के बड़े केंद्र हैं। यहाँ का जीवन व्यस्त और हलचलों से युक्त होता है। हर कोई अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है। गोष्ठियां और सभाएं होती ही रहती हैं। यहाँ आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ठीक है, फिर देखिए, धनी लोग इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। वे बड़ी बड़ी कोठियों या बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। गरीबों के दिन कठिनाई से गुजरते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में शरण लेनी पड़ती है। यातायात के लिए यहाँ सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती हैं। व्यापार की गतिविधियों के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। छोटे छोटे स्तर पर होने वाले काम धंधों से भी बहुत से लोगों को रोजी रोटी चलती है। समझ आ रहा है बच्चों। फिर देखिए, महानगरों के बाजारों, सुपर बाजारों और मॉल्स में काफी चमक दमक होती है। यहाँ के जनजीवन में मशीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, मशीनीकरण, आधुनिकता, तड़क भड़क आदि महानगरों की आम विशेषताएं हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने हमारे देखिए महानगरों के बारे में कर लिया है ना। तो बच्चों देखिए, ये सारी चीजें तो आप भी जानते हैं कि महानगरों में किस किस प्रकार की बोल सकते हैं सुख सुविधाएं होती है ना, और कई लोगों को तो मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है ना। चलिए आइए अब हम देखते हैं बच्चों हमारा अगला विषय, ये है विद्यालय की प्रार्थना सभा। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना सभा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में सभी विद्यार्थियों व अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मिलित होना अत्यावश्यक होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब प्रार्थना सभा केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह हमें अनुशासन भी सिखाती है। ठीक है, हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय पर कविता, दोहे, विचार, भाषण, लघु नाटिका आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, वह सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारी भी दी जाती है, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब कोई त्योहार आता है तब विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। प्रधानाचार्य महोदया भी विद्यार्थियों को सभा में संबोधित करती हैं तथा विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करती हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में पूर्ण अनुशासनबद्ध होकर विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। प्रार्थना सभा का अंत राष्ट्रगान से होता है। ठीक है, फिर देखिए, सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए व सच्चे पवित्र मन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप सभी के विद्यालयों में भी तो यही होता है ना। तो देखिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए
हमारा, आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी सभा होती है प्रार्थना सभा में, इस पूरे जो हमारा विद्यालय है उस पूरे विद्यालय के जो विद्यार्थी वहाँ पे एकत्रित होते हैं और हमारे सारे जो अध्यापक होते हैं, हमारी प्रधानाचार्य होती हैं, वो सब जो वहाँ पे जो होते हैं मौजूद होते हैं ना। इसीलिए देखिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा अगला विषय बच्चों, ये है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, देखिए बच्चों आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अभ्यास को जीवन में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र कहा गया है। हालांकि कुछ लोग प्रतिभा को सफलता का सबसे बड़ा उपकरण मानते हैं, परंतु यह भी सच है कि बिना अभ्यास के प्रतिभा में निखार नहीं आ पाता, है ना बच्चों, क्योंकि हमें अभ्यास तो करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अचूक पद्धति है। ठीक है, जिस विद्यार्थी में निरंतर अभ्यास करते रहने का गुण नहीं होता, उसकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। ठीक है, फिर देखिए, अब्राहम लिंकन, कबीरदास, कालिदास, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि सफल व्यक्तियों को जीवन में तभी सफलता मिल सकी जब उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, आखिरकार अभ्यास है क्या। ठीक है, देखिए, पूरी तन्मयता से किसी काम को बार बार करना अथवा करने का यत्न करना ही अभ्यास है। ठीक है ना बच्चों, हम जानते हैं कि अभ्यास क्या है। ठीक है, अभ्यास मनुष्य की क्षमताओं को सुविकसित कर उन्हें पूर्ण बनाता है। अतः सत्य ही कहा गया है कि, देखिए बच्चों क्या कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना बच्चों। देखिए, इन वाक्यों का अर्थ है कि अभ्यास करके एक बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार एक कुएं के पत्थर पर पानी भरने के लिए बार बार रस्सी को खींचने पर, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बार बार रस्सी से खींचते हैं तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, है ना। उसी प्रकार बार बार अभ्यास द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना अच्छा अनुच्छेद है बच्चों, है ना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों, है ना, क्योंकि हमें हर काम को करने के लिए अभ्यास करना ही होता है ना। बिना अभ्यास के हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आइए अब हम करते हैं हमारा एक आखिरी विषय, ये है हिंदी भाषा। ठीक है, देखिए बच्चों, हिंदी विश्व की सबसे अधिक सरल, मधुर और वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, इसकी महत्ता को देखते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यह हमारी संपर्क भाषा भी है क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का काफी विस्तार हो रहा है। इंग्लैंड, फिजी, कनाडा, मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, नेपाल आदि देशों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए, फिर यह दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी भाषी राष्ट्र में हिंदी को उतना गौरव प्राप्त नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। फिर देखिए, यहाँ लोग अभी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के पठन पाठन को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, हिंदी के विकास के लिए हमें अधिक से अधिक हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के लिए जरूरी है, लेकिन हिंदी को सीखने के लिए आज बच्चों को मजबूर किया जाता है। हमें हिंदी भाषा को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, हमें हिंदी को सरल बनाना होगा और इसे कठिन संस्कृत संस्करणों से मुक्त कराना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, अगर हमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तत्काल प्रयास नहीं किए तो हमें हिंदी को उसकी धरती यानी हिंदुस्तान में विलुप्त होते देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, हमने हिंदी भाषा के बारे में भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जो है हमारा अनुच्छेद कर लिया है। ठीक है ना। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे जाते हैं, है ना। जो भी विषय आपको दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ही लिखना है और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए, अब आपके पास दिया गया है एक अभ्यास कार्य जिसमें देखिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको विषय दिए गए हैं और आप सभी बच्चे जो हैं आप अनुच्छेद लिखेंगे अपने अपने शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। ठीक है, चलिए, तो ये अध्याय हमारा अब पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।